गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन ऑफ गोड्डा में। एजुकेशन ऑफ गोड्डा ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब चैनल आप सर्च मारिएगा, हर कैपिटल लेटर जो स्टार्टिंग का होगा वो बड़ा होगा। एजुकेशन ऑफ गोड्डा मार के सर्च मारिएगा तो आपको आ जाएगा। करंट में मेरा 94 सब्सक्राइबर है। यह चैनल जो है बायोलॉजी के लिए है। अभी फिलहाल मैंने क्लास 11 का शुरू किया है। क्लास 1 अगस्त से शुरू होने का था, पर थोड़ा डिले होने के कारण थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो ये हमारा हिंदी मीडियम है, अभी इंग्लिश मीडियम का अपलोड कर दी गई है। इस चैनल आपको फुल कंप्लीट कोर्स होगा बायोलॉजी का। अब आप पूछिएगा फी कितना होगा सर, तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मेरा एफर्ट बस इतना है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाने के कारण वो साइंस नहीं चुनते, या फिर साइंस ले भी चुके हैं तो वह पढ़ने में असमर्थ है। तो ऐसे छात्रों के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना चाह रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएं, शेयर करें। और मेरा अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि लाइटिंग थोड़ा इशू है, तो थोड़ा साउंड क्वालिटी थोड़ा अप डाउन हो सकता है, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा थोड़ा। मैं आपको यही कोशिश करूँगा कि आपको बेटर नोट्स बनाने में और समझाने में अच्छे से आपकी सहायता कर सकूँ। अब आते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस क्लास 11th के लिए जो एनसीईआरटी को जेसीईआरटी लिखते हैं, तो उसका कन्फ्यूजन मत रहिएगा। तो यूनिट 1 मिस इकाई 1 क्या है? जीव जगत में विविधता। विविधता का क्या मतलब हुआ? किसमें विविधता? जीव जगत में। जीव किसको बोलेंगे? जिसमें जीवन हो। तो इस जगत में जितने भी जीव है उसमें विविधता। विविधता का मतलब क्या हुआ? मतलब एक से अधिक प्रकार के। यहाँ से छोटा जीव भी मिलता है, यहाँ से बड़ा भी मिलता है धरती पर। तो उसी के बारे में हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर है जीव जगत। जीव जगत में हम लोग सजीव, निर्जीव, सजीव किसको बोले, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या लक्षण होना चाहिए जिससे कि हम लोग उसको सजीव बोल सकते हैं। और चैप्टर 2 इसमें है जीव जगत का वर्गीकरण। ये जो जीव जगत था उसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे उसको, क्योंकि हर जीव को हम लोग उसका अलग स्पेशली अलग अलग करके हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। उसको हम लोग वर्गीकृत करेंगे और ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब चैप्टर 3 वनस्पति जगत। वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 प्राणी जगत। जितने भी जिस तरह प्लांट्स, मतलब जिस तरह पौधे बारे में उस तरह हम लोग प्राणियों के बारे में भी पढ़ेंगे, वर्गीकृत करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं यूनिट 2 मीन्स इकाई 2 पे। इकाई 2 पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें क्या है बच्चों? इसमें है कि कोई भी पादप पेड़ पौधे या फिर कोई भी प्राणी है तो वो कैसे बने हैं। जैसे हम लोग का घर का दीवार लिए तो कैसे बना है? ईटा से बना है। ईटा से जो हम लोग पता है, इसी तरह इस यूनिट में पढ़ेंगे कि वो कैसे बने हैं। सर चैप्टर 5 है पुष्पी पादपों की आकारिकी। आकारिकी किसको बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोल लो चाहे आकारिकी बोल लो। आकारिकी का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को जो उनको बाहर से दिख रहा है फिजिकली, जिसको केवल छू पा रहे हैं, जैसे ये बोर्ड है, तो कैसे इसको देख के कैसे बोल सकते हैं कि यह एक चतुर्भुजाकार है। तो उसी तरह हम लोग आकारिकी का मतलब वही हुआ कि जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। और इसमें स्पेशली पुष्पी पादपों के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स जो पौधे फूल देते हैं। उसी से चैप्टर 6 में पुष्पी पादपों का शरीर। अब इसके शरीर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसका जो आकारिकी में क्या था, जो हम लोग बाहर से दिख रहा है, इसका तना दिख रहा था, इसका शीर्ष दिख रहा था, इसका पत्ता वगैरह दिख रहा था, फूल दिख रहा था, शाखाएं दिख रही थी, तो उसको क्या बोले? आकारिकी बोले। जो
दिख रहा था। और अब आते हैं पुष्पी पादपों का शरीर, जो मतलब नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? मान लिया कोई भी पेड़ है तो उसका ये बाहरी चीज तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये पेड़ के जो छाल है या फिर जो जड़ है नीचे, इसके अंदर में जो भी संरचना है, इसे कोशिका होगी जरूर, कोई उत्तक होगा, कोई अंग होगा, इसका कोई संवहनी तंत्र होगा, वो हमें बाहर से क्या हो रहे नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे चीज के स्टडी करने के लिए हम लोग को चैप्टर 6 पढ़ना होगा। वो क्या है? पुष्पी पादपों का शरीर। अब आता है चैप्टर 7 पे। हम लोगों ने अभी तक पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे चैप्टर 7 में प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें हम लोग कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, ये सब हम लोग देखेंगे कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और किसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्योंकि सभी कोशिकाएं या फिर सभी उत्तक एक विशिष्ट कार्य के लिए बनी होती है। अब आता है यूनिट 3, कोशिका क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। इसका पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 है आपका कोशिका जीवन की इकाई। हम लोगों ने छोटे क्लास से याद किया हुआ है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका। मतलब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका में जो अंगक मिलते हैं, जो सब छोटे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, रिक्तिका, ये सब मिलता है, उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। और चैप्टर 9 में जैव अणु। जैव अणु किसको बोलेंगे? हम लोग शरीर किससे किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने प्रोडक्ट से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया। तो उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे किसका क्या फंक्शन है, वो कैसे टूटता है, कैसे बनता है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका में जो मतलब कोशिका क्या होता है? वृद्धि करता है, तो वो क्या एक से अधिक कोशिका बनाने के लिए उसमें विभाजन होता है, उसी को मतलब कोशिका विभाजन बोलेंगे। कोशिका चक्र जब चलेगा तो वो कोशिका ग्रोथ करेगा, मतलब विकास वृद्धि करेगा, उसके बाद वो विभाजन करेगा। ये हम लोग पढ़ेंगे कब और कैसे होगा। अब आता है इकाई 4 पादप कार्यकीय और शरीर क्रियात्मकता। नाम से ही क्लियर है कि शरीर में जो होने वाला क्रिया उसको हम लोग शरीर क्रियात्मकता बोल लेते हैं या फिर कार्यकीय। तो किसमें पढ़ना है? पेड़ पौधे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पादप कार्यकीय। इसको इंग्लिश में प्लांट फिजियोलॉजी। अब आप लोग इंटर में आ चुके हैं तो थोड़ा आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग कीजिएगा बायोलॉजी में तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखिएगा तो वो ज़्यादा सुटेबल लगेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारा वर्ड ऐसा है जो कि आपको बोलने में अजीब लगे। अब चैप्टर 11 पौधों में परिवहन। मीन्स पौधों में जैसे कि गैसों का विनिमय या फिर गैसों का एक्सचेंज, और फिर जो भोज्य पदार्थ पत्तियों में बनता है वो शरीर के मतलब पेड़ पौधों के शरीर के एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कौन मदद करता है? परिवहन मदद करता है। तो पौधों में परिवहन लोग पढ़ेंगे कि कौन सा संवहनी उत्तक या फिर किसके माध्यम से वो जाएगा, कौन से प्रोसेस या कौन सी प्रक्रिया के थ्रू जाएगा, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब चैप्टर 12 खनिज पोषण। खनिज पोषण मीन्स हम लोग को पता है कि हम लोग के शरीर में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब के अलावा हम लोग क्या क्या चाहिए? खनिज भी चाहिए और विटामिन भी चाहिए। तो हम लोग इसमें पेड़ पौधे में खनिजों का रोल उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा खनिज किस चीज के उत्तरदायी होता है। जैसे पौधों के पत्तों में पीलापन आना, उनका झड़ना, उनमें वृद्धि ना होना या फिर वृद्धि होने तक क्या किससे किससे होगा, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब चैप्टर 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ये तो हम लोग क्लास 8 से ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। क्या है ये प्रकाश संश्लेषण? पेड़ पौधे में खाने वाली प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये किसका है? क्लास 7-8 से ही हम लोग ये सब चीज जानते हैं। और चैप्टर 14 में पादप में श्वसन। श्वसन हम लोग को पता है गैसों का विनिमय। हम लोग क्या करते हैं? प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। ये कौन कर रहा है? एनिमल यानी कि प्राणी। और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? डे लाइट में, मतलब दिन के समय में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। जस्ट
जस्ट उल्टा है यहाँ पे। अब आता है चैप्टर 15, पादपों में वृद्धि एवं परिवर्धन। एक बीज से लेके वृक्ष बनने तक का सफर, यानी कि उसका जो विकास होगा या वृद्धि होगा तो वो कैसे कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं यह सिलेबस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में सिलेबस बैठा होना चाहिए, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। इससे आपके एग्जाम की तैयारी में आपको अच्छा मदद मिलेगा। और ये जो दोनों यूनिट है, यूनिट 3, यूनिट 4, ये नीट के लिए काफी वेटेज रखते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग लास्ट यूनिट, यूनिट 5 यानी इकाई 5, मानव शरीर विज्ञान मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमारा टोटल यूनिट जो है एनसीईआरटी में टोटल 5 यूनिट है और 22 चैप्टर है टोटल। तो ये लास्ट यूनिट है, इसमें मानव शरीर विज्ञान यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आपका चैप्टर 16 है पाचन एवं अवशोषण। इसमें मतलब पाचन और अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। चैप्टर 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। जैसे मैंने आपको भी बताया कि प्राणी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मानव के बारे में स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो हम लोग प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे मतलब। तो चैप्टर 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। शरीर द्रव मतलब क्या हुआ, हमारा जो रक्त है, रक्त में तो सभी ने देखा ही होगा, रक्त सीरम हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, शारीरिक द्रव हो गए। उनका परिसंचरण मतलब वो कैसे एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब चैप्टर 19 उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। पाचन अवशोषण के बाद जो वेस्ट मतलब जो व्यर्थ पदार्थ बन जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो बन जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जित उत्पाद। और उनको पता है उत्सर्जित चीज क्या होता है, हानिकारक होता है, तो उनको निकालना भी जरूरी है, तो उसका हम लोग निष्कासन भी पढ़ेंगे। और चैप्टर 20 गमन एवं संचलन। गमन एवं संचलन हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र और मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में ढांचा में काम कौन करता है, कंकाल, और मूवमेंट कौन करता है, मांसपेशी। दोनों के हेल्प, दोनों के मिलने से, दोनों के एक्टिविटी के फलस्वरूप क्या होता है, हम लोगों में कोई भी मोशन होता है। जैसे कि ये हाथ ही जब मैं मोड़ पा रहा हूँ तो ये किसके वजह से हो पा रहा है, यहाँ हड्डी और यहाँ के मसल्स के कारण, मीन्स मांसपेशी के कारण ये हो पा रहा है। अब चैप्टर 21 तंत्रिक नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिक नियंत्रण मीन्स क्या हो गया कि हम लोग का जो शरीर है, हम लोग का जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, ब्रेन है मीन्स दिमाग है, मस्तिष्क है। तो कोई भी वर्क करने के लिए क्या होता है, ब्रेन ही हम ऑर्डर भेजता है किसको, बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेशन देता है। सपोज दैट हमारा हाथ धारदार, जैसे चाकू वगैरह जो होते हैं, धारदार हथियार जो होते हैं, उनसे यदि कट गया तो वहाँ क्या होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है, मीन्स खून निकलना शुरू हो जाता है। तो जब ये मैसेज, मान लिया ये हाथ है, यहाँ यदि कट हो गया तो यहाँ का जो सेंसरी ऑर्गन मतलब जो सेंसरी मोटर्स जो थे वो क्या करेंगे, ब्रेन को मैसेज देंगे कि भाई देख हाथ कट गया है। तो ब्रेन तुरंत बोलेगा अरे बेवकूफ, तुरंत वहां से तुम हाथ को हटाओ, नहीं तो ज्यादा कट जाएगा। तो इसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ चैप्टर 21 में पढ़ेंगे। और चैप्टर 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एलिमेंट्स, उनका क्या रोल होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उनका क्या रोल होता है हमारे बॉडी के काम में। जैसे कि कोई भी कोशिका हो गया, इसमें यदि कोई एलिमेंट्स आएगा या फिर यहाँ से कोई एलिमेंट्स जाएगा तो कैसे वो एक्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शरीर की जो कोशिका झिल्ली है उससे कोई भी चीज बाहर कैसे जाएगा, कैसे अंदर आएगा, उसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे।
तो ना सिलेबस बनाने का मेन उद्देश्य यहाँ पे यही था, मेन मोटो मेरा यही था कि आप लोग को आपका सिलेबस मतलब आपको पढ़ना क्या है, आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए। आप बस, मैं खास करके गोड्डा के स्टूडेंट के बारे में बता दे रहा हूँ कि गोड्डा में आप लोग क्या करते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग आते हैं, शुरू में अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। आपको तो वैसे कोई गोड्डा के बारे में नॉलेज तो होगा नहीं कि यहाँ का कौन सा टीचर है जो हमारे लिए सही रहेगा, मतलब किसके पास। यहाँ सभी विद्यार्थी का अलग अलग मानसिक क्षमता है, हो सकता है कोई को जल्दी समझ जाए, कोई किसी को ज़्यादा लेट से समझ में आए। तो मैं ऐसे लोग के लिए बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में जो है वो दोस्तों के साथ बहकावे में आने से अच्छा है कि आप खुद जाके आप जहाँ भी पढ़ना चाहें वहाँ पे उसका देख लें जाके डेमो क्लास, वो कैसे पढ़ा रहे सर, समझ में आ रहा है या नहीं। यदि समझ में आ रहा है तो वह कंटिन्यू कीजिए। और यदि आपको अच्छा से पढ़ना है तो आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस जो है आपको माइंड में हमेशा याद रहना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है तो पढ़ना, फिर हमको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे कवर करना है। आपका क्या आएगा, सिलेबस आएगा, पहले सिलेबस में यूनिट आएगा, यूनिट में चैप्टर आएगा, और चैप्टर में जब आओगे आप लोग चैप्टर में, तो चैप्टर में क्या होगा, टॉपिक्स होगा। टॉपिक्स का फिर सब टॉपिक्स मीन्स उपशीर्षक होगा। ठीक, तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा, मतलब मैं कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके लास्ट में मैं आपको एक पेज का समरी बना दूंगा कि मैंने ये जो चैप्टर है ये कहाँ से शुरू किया था और कहाँ ख़त्म किया, और कैसे कैसे मैं किसके बाद कौन सा आया, कैसे आया, उसका एक फ्लो चार्ट बना के मैं आपको दे दूंगा। इसको आप लोग बना के आप चार्ट पेपर में या फिर कॉपी जहाँ भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इससे आपको रिवीजन, क्विक रिवीजन आपको बहुत आसानी मिलेगा, क्योंकि आप लिख लिख के यदि आप याद करते हैं तो वो उसमें आपको टाइमिंग कंज्यूमिंग काम हो जाएगा। तो ऐसे टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे और ऐसे चार्ट्स बना के हम लोग बस टॉपिक देखे, उसको माइंड में रिवाइज किए, और जहाँ डाउट हुआ वापस से खोल के पढ़ लिए, वहाँ पे वापस से आगे बढ़ लिए। ये हम लोग के लिए किसके लिए जरूरी है, हम लोग को अभी पता है कि 11th-12th क्या है, 11th-12th करना है हम लोगों को अभी। तो ये हम लोग का अभी मेन मोटो यही होगा हम लोग का अभी कि बस मुझे पढ़ाई करनी है, बाकी काम बाद में। मोबाइल फोन्स ये एक बहुत अच्छा गैजेट है हम लोगों के लिए, अच्छा उपकरण है बोला जाए हिंदी में तो, लेकिन कब, जब इसका हम सही इस्तेमाल करें। मोबाइल और यूट्यूब में आप एक से एक अच्छा से अच्छा टीचर के बारे में देख सकते हैं, अच्छा टॉपिक पढ़ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आए। लेकिन वही आप यदि इंस्टा, व्हाट्सएप या फिर बाबू सोना कीजिएगा तो फिर बस कहानी खत्म है। एनसीईआरटी जब आप लोग देखोगे तो उसमें देखोगे हर यूनिट के पीछे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ रहेगा। जैसे इकाई एक में जो है हम लोग यूनिट फर्स्ट में जीव जगत में विविधता जो यूनिट है उसमें साइंटिस्ट है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर आपका जो जीवन अवधि है उसका 1904 से 2004 तक। उसका जन्म 5 जुलाई 1904 को कैंपटन जर्मनी में हुआ था। उसको उपाधि 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये आपका नीट में बार आ चुका है, नीट के दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट है। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। और उन्होंने जो नौकरी की थी वह नौकरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आर्ट्स एंड साइंस फैकल्टी के रूप में नौकरी की थी। आर्ट्स एंड साइंस फैकल्टी के रूप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नौकरी की थी। और जो रिटायरमेंट हुआ वो उसका टाइटल उसको मिला, टाइटल अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। आपका यहाँ पे इसने जो स्टडी किया था पक्षी विज्ञान, पक्षी कुछ जो स्टडी करते हैं उसको, उस सब्जेक्ट को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। वर्गीकी विज्ञान मीन्स टैक्सोनॉमी हो गया आपका, प्राणी भूगोल विकास, वर्गीकी मीन्स सिस्टमेटिक्स, और जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन पे इन्होंने खास करके अपना फोकस किया था। तो यहाँ से आपको देखिए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं नीट के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव टाइप से।
पहला है तो उपाधि, किस वैज्ञानिक को 20वीं सदी का डार्विन कहा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? अर्नस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा गया, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और दूसरा हो गया, वो किसको टाइटल मिला? अलेक्जेंडर अकासिस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस का। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से ये हो सकता है संभावना। और स्टडी जो इन्होंने किया था पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी, वर्गीकी विज्ञान मीन्स टैक्सोनॉमी, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी, जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन के बारे में। जो साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर हैं उनको 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है, जिसको कि इंग्लिश में ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। 3 ताजों की संज्ञा हिंदी में, और उसका इंग्लिश हो गया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो 3 प्राइज जो है उसका कौन कौन सा है? 1983 में बाल्जन प्राइज, 1998 में इंटरनेशनल प्राइज, 1999 में क्राफोर्ड प्राइज। इसका हिंदी में क्राफोर्ड तो क्राफोर्ड ही लिखेंगे, क्राफोर्ड। इसका इंटरनेशनल ये बाल्जन प्राइज। और 2004 में इनका देहांत हो गया। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है। तो इसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? पहला कि इनको 20वीं सदी का डार्विन कहा गया, 20वीं सदी का डार्विन। दूसरा जो टाइटल इनको मिला, कौन सा मिला रिटायरमेंट के टाइम? अलेक्जेंडर अकासिस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। और तीसरा हो गया आपका ट्रिपल क्राउन, इस 3 ताजों की संज्ञा। आपको 1983 में बाल्जन प्राइज मिला, 1998 में इंटरनेशनल प्राइज, 1999 में क्राफोर्ड प्राइज। कितना आपको याद रहेगा? इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। थोड़ा यहाँ लाइटिंग डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए फिर से एक बार मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।